बैठक होती है, आरोप तमाम तरह के विपक्ष लगाता रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, लेकिन ये एक बैठक होती है, उसके बाद एकदम से मामला तूल पकड़ लेता है। क्यों ये बैठक हुई, आपको क्या लगता है? अगर उन्होंने बैठक किया तो ये एक अच्छा संकेत है। तो भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण इस वक्त उत्तर प्रदेश का बहुत ही दुखी, नाराज और असंतुष्ट है। अच्छा, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, उससे पहले क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की। अब उसका कोई विरोध नहीं हुआ, उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई, इस पर आपत्ति जताई गई। असल में रंग देने का काम विपक्ष का है, विरोध करने का काम विपक्ष का है। तो ये विपक्ष भी इसमें हवा दे रहा है, जबकि जो वास्तविकता इतनी नहीं है जितना विपक्ष से रंग दे रहा है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ऐसे वो कई उदाहरण दे देते हैं, अगड़ा, आधी आबादी और तमाम। आजकल उनका ब्राह्मणों पे बड़ा प्रेम जागा हुआ है। जब ये बैठक होती है उसके बाद तो शिवपाल सिंह यादव यहाँ तक कह देते हैं कि भाई जो नाराज ब्राह्मण विधायक है वो सभा में आ जाए तो हम पूरा सम्मान देंगे। जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं पीडीए, तो आप पीडीए बना करके हमको अलग कर दिए हो, तो आज इस हल्के से, छोटी सी ये विवाद नहीं है, छोटी सी बात को लेकर के सम्मान देने की बात कर रहे हो। अगर हम यहाँ रहे तो सम्मान के पात्र नहीं है। अच्छा, अभी एक हाल में ही एक और वीडियो सामने आया, चंद्रशेखर आज़ाद है जिनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भरे स्टेज पर कैमरों के सामने मनुस्मृति को जला रहे हैं और इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आती हैं। इस पर आपका क्या कहना? हाँ, वो जला देंगे, वो संविधान जला देंगे। अगर थोड़ी सी बात, अगर अमेंडमेंट आया तो वो मनुस्मृति क्या जलाएंगे? ऐसे लोग ये नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति एक मुद्दे पर गर्मा गई है, एक बैठक पर गर्मा गई है। दरअसल वो बैठक हुई है ब्राह्मण विधायकों की और इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि इस बैठक को लेकर जो अभी नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी, उन्होंने बड़ी नाराजगी जता दी है और नाराजगी जताकर कहा है कि ये अनुशासनहीनता है। अगर दोबारा इस तरह की अनुशासनहीनता हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात यही तक खत्म नहीं होती है। दरअसल एक बात और उठी है, वो उठी ये है कि जब क्षत्रिय विधायक बैठक करते हैं एक होटल में, तब कोई गुरेज नहीं होता है, तब कोई नाराजगी नहीं होती है, लेकिन जब ब्राह्मण विधायक बैठक करने लगते हैं तब फिर पेट में दर्द क्यों होने लगता है, तब इस चीज का विरोध क्यों होने लगता है। इन तमाम मुद्दों पर और इस वक्त जिस तरह से विपक्ष भी इस मुद्दे को हवा दे रहा है और लगातार ये आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्वजातियों का बड़ा पक्ष ले रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो लगातार बीजेपी के साथ रहा है, उसकी अनदेखी की जा रही है और अत्याचारों तक की बात आ रही है। तो क्या पूरा मामला है, सबसे अच्छे से हम जान पाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। ये एक बैठक होती है, आरोप तमाम तरह के विपक्ष लगाता रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, लेकिन ये एक बैठक होती है, उसके बाद एकदम से मामला तूल पकड़ लेता है। क्यों ये बैठक हुई, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप ब्राह्मणों का मुद्दा उठाते रहे हैं और भी अन्य जातियों का समाज में मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन चूंकि आप इतने बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस तरह की एक जाति बैठक उसको कह सकते हैं, एक वर्ग की बैठक कह सकते हैं, और उसको लेकर विरोध शुरू हो जाता है। इस बैठक को कैसे देखते हैं और इस विरोध को, इस नाराजगी को कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे वो विधायक हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में लोग हों, पक्ष विपक्ष भी चाय पर एक साथ बैठ लेते हैं और वही विधानसभा में आमने सामने अपनी बातों को लेकर के जंग भी करते हैं। तो ये तो एक पार्टी के विधायक थे, एक जाति विशेष के विधायक थे, जो अपनी एक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि विधानसभा का अंतिम सत्र का दिवस था, लोग आपस में चाय पर या भोजन पर, बाटी चोखा पर एक बैठक कर लिए थे। साथ ही साथ अगर उन्होंने बैठक किया तो ये एक अच्छा संकेत है। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी
से ब्राह्मण इस वक्त उत्तर प्रदेश का बहुत ही दुखी, नाराज और असंतुष्ट है। तो जितने विधायक होंगे उन विधायकों के क्षेत्र में भी ये चीज़ें पाई गई होंगी, ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। तो अब अगर सभी दलों के सभी विधायक, ब्राह्मण विधायक एक जगह बैठ करके इस निराकरण की दशा में अगर बैठक किए कि कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है तो कोई गलत नहीं हो, तो पार्टी हित की बात है। गलत तब है कि जब वो पार्टी की बगावत में आए हों कि मैं पार्टी की बगावत के लिए हम इस तरह की बैठक कर रहे हैं। दूर दूर तक ऐसी बात नहीं थी, लेकिन पार्टी मुखिया उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी ने इसे पार्टी का विद्रोह मान लिया और तत्काल में आनंद फानंद में नोटिस दिया, जो मेरा मानना है कि यह गलत कदम रहा। वो प्रदेश के मुखिया हैं, अगर उन्हें जानकारी हुई तो प्लस या माइनस उन विधायकों को बुलाते कि किन चीज़ों को लेकर के आप बैठक कर रहे थे या कोई क्या असंतोष है, वो जानकारी स्पष्ट हो जाती। अगर असंतोष था उन विधायकों में तो कारण जानने के बाद उसके निवारण में इनको जाना चाहिए। ये हुई एक अच्छी व्यवस्था। अब ब्राह्मण विधायक बैठक किए तो इस पर मेरा ये कहना है कि जब सभी जाति के विधायक नेता अपनी बैठक कर सकते हैं तो ब्राह्मण समाज का विधायक अगर अपनी बैठक किया तो क्या गुनाह किया। अच्छा, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, उससे पहले क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की। अब उसका कोई विरोध नहीं हुआ, उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई, इस पर आपत्ति जताई गई। लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब ब्राह्मण विधायक इतनी बड़ी संख्या में बैठक करते हैं तो क्या बीजेपी के आला कमान को यह बात पता नहीं होती है या उनके अनजाने में उनको बिना बताए बैठक हो जाती है कि आइए हम बैठते हैं और मुद्दा डिस्कस कर लेते हैं अपना? निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी को इसकी जानकारी थी, तभी तत्काल उन्होंने हंटर चला दिया। नहीं जानकारी होती तो इतना क्विक एक्शन नहीं होता। तो पहले तो वो अपना स्पष्टीकरण दें कि क्या इस बैठक की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को थी या नहीं थी, फिर आगे बात बने तब आप आरोपित करिए कि विधायक एकजुट होकर के और बैठक कर रहे थे। बैठकें होती रहती हैं, चलती रहती। मैंने एक दिन देखा कि लोकसभा के समापन अवसर पर के दिन शाम को सारे विपक्ष के लीडर चाय पर मोदी जी बुलाए थे, बैठे। अब किस नजरिया से देखा जा रहा है, जो कि जंग करते हैं लोग। तो इसको कौन जातिगत रंग दे रहा है? मानिए एक बैठक हो गई, खत्म हो गई। अगर उनका बयान आया प्रदेश अध्यक्ष का, एक तो उनके बयान को लेकर बड़ी राजनीति हो रही कि इतनी नाराजगी नहीं जतानी चाहिए थी, भाई बुला लेते, आपस में बात कर लेते। लेकिन इसको कौन हवा दे रहा है, कौन तूल दे रहा है कि भाई ब्राह्मण नाराज है और ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर ली और अब सरकार के खिलाफ ऐसी कोई बात चल रही, कुछ ऐसा है? असल में रंग देने का काम विपक्ष का है, विरोध करने का काम विपक्ष का है। तो ये विपक्ष भी इसमें हवा दे रहा है, जबकि जो वास्तविकता इतनी नहीं है जितना विपक्ष से रंग दे रहा है। और रह गई जातिवादिता की बात, तो आज पूरे प्रदेश और देश में जातीयता की ही राजनीति हो रही है। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सब इससे परे कोई नहीं है। जात के आधार पर आप सरकारी सुविधा देते हैं, जात के आधार पर आरक्षण देते हैं, जात के आधार पर सर्टिफिकेट देते हैं। तो जातिवाद तो ये सरकारें और पार्टियां कर रही हैं। जो भी राजनीतिक दल बड़े हैं उनके यहाँ अलग अलग जातियों का, वर्गों का प्रकोष्ठ बना है। किस लिए? काहे को भाई? जब जातिवाद के आप खिलाफ हैं तो एक कार्यालय, एक नीति, एक सिद्धांत, एक कार्यक्रम हो। ब्राह्मण विधायकों की बैठक तो इधर हुई है ना, 2-4 दिन पहले लोधी समाज का सम्मेलन हुआ। कोर्ट ने लगाया कि अपराधियों की जात न लिखी जाए, सरकार ने उसको अमेंडमेंट करके कि जातीय सम्मेलन पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, तो सभी जातियों के सम्मेलन पर रोक लगाया जाए। विधायकों की बैठक के पहले लोधी समाज का सम्मेलन होता है, क्षत्रिय समाज का होता है, बैठक होती है, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? सिर्फ ब्राह्मण पर क्यों?
हमारा सवाल है कि सरकार सिर्फ ब्राह्मण से इतनी एलर्जी क्यों कर रही है, जबकि 95% उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, चूंकि घटना उत्तर प्रदेश की इसलिए मैं कह रहा हूं, 95% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सत्ता में लाने का कार्य किया। कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण। तो जब इतनी दृष्टि आपकी पड़ गई कि ब्राह्मण विधायक बैठे हैं, तो वही दृष्टि ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाओं में, ब्राह्मण समाज के असंतोष पर आपकी पैनी दृष्टि होनी चाहिए। वहां तो आप आंख मूंद लेते हैं, सताया जा रहा है, जानवर की तरह ब्राह्मण काटा जा रहा है, उस पर आपकी दृष्टि नहीं जा रही है। और किसी मुद्दे को लेके या भाईचारगी में ब्राह्मण विधायक बैठ लिए तो आपके कान खड़े हो गए। तो मेरा तो ये कहना है कि जातिवाद, ये राजनीतिक दल जो जातीय आधार पर काम कर रहे हैं, ये पहले ये बंद करें, जातिवाद अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा, ब्राह्मण लगातार बीजेपी के साथ रहा है, लगातार उसका वोट बैंक बना हुआ है, फिर ये आरोप लगने लगते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। भाई उत्पीड़न हो रहा है तो कर कौन रहा है उत्पीड़न, और क्यों उत्पीड़न हो रहा है? क्योंकि अगर उत्पीड़न हो रहा है तो उनका वोट बैंक इतना मजबूत है, वो छिटक सकता है। असल में ब्राह्मण जात नहीं, एक विचारधारा है। ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र और समाज के लिए अपने को समर्पित करके जिया है। आप इतिहास शुरू से लीजिए और आज तक देख लीजिए कि वो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस भाव को लेकर के चलता है। ब्राह्मण कट्टर नहीं होता, ब्राह्मणवादी नहीं होता। ब्राह्मण उस बागीचे का माली है जिस बागीचे में विभिन्न रंग के फूलों को पैदा करता है और विभिन्न रंगों के फूलों की माला बनाता है। एक विशेष फूल का माला उतना सुंदर नहीं लगेगा जो विभिन्न बागीचे के फूल रंग के कलर को माला बनाए। उसी का पक्षधर होता है ब्राह्मण। आप जितनी व्यवस्थाएं देख लीजिए, जैसे शादी विवाह में है, इस धरती की सबसे उपेक्षित जात धोबी, उसको शुभ माना गया। डोम, उसके बनाए हुए बर्तन में लड़की का सुहाग जाता है, ऐसी व्यवस्था दिया। लोहार, बढ़ई, दर्जी, नाऊ, कुम्हार, माली, ये सबको एक माला में पिरोया और सबका सम्मान उचित किया और कराया। उसके बाद ब्राह्मण यानी पंडित जी जो हैं, वो लास्ट में सबकी विदाई करने के बाद अपनी विदाई के लिए बैठ जाते हैं चुपचाप, लेकिन सबका सम्मान का ख्याल करने के बाद, सबका हक दिलाने के बाद। यह है ब्राह्मण। तो बात, जब ब्राह्मण इतना दयालु है, सबको पता है, ऊपर से बीजेपी का वोट बैंक भी है, फिर क्यों बीजेपी की सरकार में उस पे उत्पीड़न का आरोप लग रहा है कि उसका उत्पीड़न किया जा रहा है? ये उसकी उदारता, सहनशीलता और त्याग का आज के समय में उसको उपहार मिल रहा है। काश अगर ये भी कट्टर हो जाता ना अन्य लोगों की तरह, तो ये आरोप नहीं लगते। लेकिन इसको तो राष्ट्र की चिंता है, समाज की चिंता है, कैसे समाज चलेगा, कैसे राष्ट्र चलेगा, तो सबको मिला करके हम ले करके चलें। अन्य लोगों की तरह भी देख लीजिए, बेवजह ब्राह्मण को गाली दो, टीआरपी बढ़ जाएगी, ब्राह्मण को गाली दो, विरोध करो, वो नेता हो जाएगा। रातों रात ये शौक, फैशन जाग गया है सोशल साइट पर। मैं ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि बेवजह सिंह को मत छेड़ो। और ये तब उत्पन्न हुआ है जब मैंने एक तरह से कहेंगे कि हमारे इस भाव का, मनो समाज के भाव का उपहास है। प्रतिबंध सब पे लगनी चाहिए। एक संविधान है, एक देश है, एक प्रदेश है, एक राजा है, तो उसको समदर्शी होना चाहिए। राजा जब समदर्शी नहीं होगा तो ये विकृतियां आएंगी समाज में। तो समभाव से सबको देखना चाहिए, चाहे कोई 2% वाला आपके साथ है या 20% वाला साथ है तो साथ आपके, उसकी क्षमता 2% का है तो 2% के साथ है। और जो हालात चल रहा है ये शुभ सूचक नहीं है बीजेपी के लिए, किसी के भी लिए। जो भी जातिवाद को आधार मान करके राजनीति करेगा उसके लिए शुभ सूचक नहीं है। भारत बहुभाषी बहुजाति देश है, अनेकता में एकता की मिसाल पेश करता है।
वहाँ के हम लोग निवासी हैं। देश की आज़ादी में सभी जात धर्म के लोगों का योगदान रहा। ये अलग की बात है कि किसी ने 10% किया, किसी ने 50% किया, कोई 5% किया, लेकिन देश प्रेमी सभी जातियों में रहे और सभी ने मिलकर के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा है। यह अलग की बात है कि पहली, जैसे किसी कुव्यवस्था के खिलाफ में जब पहली आवाज़ जो निकालता है वो बहुत साहसी कहा जाता है, उसके बाद तो उसके पीछे लाइन लग जाती है, लेकिन पहली आवाज़ और आगे नेतृत्वकर्ता के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है और रिस्क वही लेके चलता है। तो देश की आज़ादी में भी ब्राह्मण ने रिस्क लिया। मंगल पांडे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाया। अब उनकी पूजा होगी ही, लेकिन उन्हें ये इस देश और प्रदेश की सरकारें भूल गईं। संविधान निर्माता हैं, मैं उनका आदर करता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन अगर ये देखा जाए तो उनसे अधिक योगदान मंगल पांडे जी का है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी। हम लोग काफ़ी दिन से मांग कर रहे हैं कि उनकी प्रतिमा लोकसभा के परिसर में, विधानसभा के परिसर में अनिवार्य रूप से लगाई जाए। ये देश का सम्मान होगा, शहीदों का सम्मान होगा, लेकिन जात की परिधि में आकर के आज तक ये पूरा नहीं किया गया। जहां तक भेदभाव की बात करते हैं आप, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा आयोग, दलित आयोग, तमाम आयोग बने। हम लोग मांग किए कि हर चीज से पीछे ढकेल दिया जा रहा है आज ब्राह्मण। दूर दूर तक कहीं किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में सवर्ण के लिए या ब्राह्मण के लिए उनके एजेंडे में कुछ नहीं है। सिर्फ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता हूँ, सपा, बसपा, कांग्रेस की भी बात करता हूँ कि किसी के एजेंडे में ब्राह्मण समाज के पीड़ित, बेबस, लाचार, गरीब लोगों के लिए कुछ इनके एजेंडे में है नहीं। है तो ये श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि क्या है। अच्छा पंडित जी, इस पे भी हम आएंगे कि ब्राह्मण समाज को कौन नकार रहा है, ब्राह्मण समाज का क्या रोल है, क्या हिस्सा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चर्चा ये चल रही है कि इस वक्त जातीय वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है। ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण समाज से जो विधायक निकले हैं उनको ये लग रहा है कि जो क्षत्रिय समाज के विधायक हैं उनकी ज्यादा पूछ है, उनकी ज्यादा सरकार में अहमियत है, हमारी अहमियत नहीं है, तो हमको भी अपनी अहमियत दिखानी होगी। क्या ये चीजें ठीक है? देखिए, ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक चीजें आ जाती हैं। जैसे किसी मुस्लिम के हाथ में सत्ता हो, जैसे मुख्यमंत्री की सीट पर कोई मुसलमान हो जाएगा तो उसे ये आरोप झेलना पड़ेगा। कोई ब्राह्मण उस सीट पर रहेगा तो ये आरोप झेलना पड़ेगा कि ये ब्राह्मणवादी है। कोई क्षत्रिय वहां बैठेगा तो ये आरोप जाएगा कि ये ब्राह्मणवादी है। और होता भी है, स्वाभाविक रूप से होता है कि अपनों के प्रति लोगों का खिंचाव आ जाता है। इस लड़ाई को और यह नई स्थिति पैदा करना शुभ सूचक नहीं है कि ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय की लड़ाई है और ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का रंग दिया जाए तो ये तो समाज को कमजोर करने का, ब्राह्मण को कमजोर करने का, सवर्ण को कमजोर करने की साजिश है। ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं है और होता भी है। मुलायम सिंह जी थे, अखिलेश जी की सरकार रही तो यह हुआ कि यादवों का वर्चस्व बढ़ गया है, तो हो जाता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के, हम कॉलर टाइट के कर दें कि हम गोरखपुर के हम भी हैं, योगी जी से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, तो कौन प्रमाण पत्र लेने जाएगा? हम उनको बेच सकते हैं, उनको बेचना चाहे तो। उसी तरह से क्षत्रिय समाज का कोई कह देगा वो भी ठाकुर, हम भी ठाकुर हैं, हम लोगों की तूती है। कोई ब्राह्मण आ जाए तो मैं सीना टाइट करके कह दूं कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, मैं भी ब्राह्मण हूं, हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो दुष्प्रचार और प्रचार पर भी लोगों को जाना चाहिए। ये सही है, जो कुछ आरोप, धुआं वहीं उठती है जहां आग होता है, तो ये स्वाभाविक दोष सब में आ जाएगा, आना भी चाहिए, होता भी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक कुशल प्रशासक हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आरोप अगर आ रहा है तो कहीं न कहीं से, मैं भी पूर्वांचल की ही धरती का हूँ, कुछ काल पहले ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय की लड़ाई खूब चरम पर रही और उसमें तमाम विभूतियाँ कालकौलित हुई थी।
मैं चाहूँगा कि इस तरह के दुष्प्रचार करने वाले लोग इस तरह का दुष्प्रचार न करें कि पुनः उसी इतिहास पर आकर के सब लोग खड़े हों। आवश्यकता इस बात की है कि एकजुट जिस ब्राह्मण और क्षत्रिय को वर्सेस का बनाम किया जा रहा है, उसको साथ लेकर के चलने से समाज और राष्ट्र मजबूत होगा और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये तभी चरितार्थ होगा कि ये समाज के दो महत्वपूर्ण अंग अपने साथ अन्य छोटे भाइयों को भी, अन्य वर्गों को ले करके चलें, तभी राष्ट्र और समाज खुशहाल हो। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ऐसे वो कई उदाहरण दे देते हैं, अगड़ा, आधी आबादी और तमाम तरह। आजकल उनका ब्राह्मणों पे बड़ा प्रेम जागा हुआ है। जब ये बैठक होती है उसके बाद तो शिवपाल सिंह यादव यहाँ तक कह देते हैं कि भाई जो नाराज ब्राह्मण विधायक है वो सभा में आ जाए तो हम पूरा सम्मान देंगे। क्या अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नाराजगी बीजेपी से कथित नाराजगी है उसको हम भुला दें पूरी तरह से? ऐसा है, घर की लड़ाई घर में ही रहेगी, हम अपनी वार्ता करके सलट लेंगे, लेकिन विरोधी को या विद्रोही को ईर्ष्याल के हाथों हम अपनी स्वतंत्रता का अर्पण नहीं कर सकते। जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं पीडीए, तब आप पीडीए बना करके हमको अलग कर दिए हो, तो आज इस हल्के से, छोटी सी विवाद नहीं है, छोटी सी बात को लेकर के सम्मान देने की बात कर रहे हो। अगर हमें हारा है तो सम्मान के पात्र नहीं है, इसका मतलब आपका प्रतिशोध और ईर्ष्या झलकता है इस बात में, आप में प्रतिशोध है। हम यही ठीक कर लेंगे, हमारा सम्मान यहीं रहेगा। यहीं रह करके परिवार का व्यक्ति कोई असंतुष्ट हो रहा है तो परिवार के मुखिया से लड़ ले, झगड़ ले, अपनी बात कह ले, लेकिन जाके दूसरा विरोधी खेमे में जाएगा, यह संभव नहीं है। लेकिन अखिलेश भी सम्मान देते, देखिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बना दिया उन्होंने। माता प्रसाद पांडे को मैं जानता हूँ, माता प्रसाद पांडे नाम के पांडे जी हैं। अच्छा, वो पीडीए के नेता है ना। आप ब्राह्मण पर कोई पूछा उनसे कभी, आप अपने चैनल पर बुला करके पूछिएगा कि कितने ब्राह्मणों के हित चिंतक हैं। एक काम बता दें, 3-4 बार वो विधानसभा अध्यक्ष थे, किसी पीड़ित ब्राह्मण के घर जा करके रोटी खा लिए हों बैठ करके कि ये गरीब ब्राह्मण है, आइए हम इसके घर बैठते हैं, तब तो लगता कि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के हित चिंतक है। लेकिन ये कि ठप्पा न लग जाए, तो ठप्पा को भी डरते हैं और कहते हैं मैं ब्राह्मण भी हूं। काहे को भाई, तो दोनों काम नहीं चलेगा। अच्छा, आज ऐसा नहीं लगता है कि अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई नहीं मिले तो ब्राह्मणों को सुना दो, ब्राह्मणों को निशाने पर ले लो, ब्राह्मणों को जो मर्जी आए वो कह लो और अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति कर लो? मैं आपसे पहले कहा हूं ना कि ये सभी वर्गों को, विशेष रूप से दलित और पिछड़ा वर्ग के युवा को सोशल साइट पर अपनी टीआरपी बढ़ाने, और युवा नेता एक फैशन चला इस समय, युवा नेता किसी दल का, किसी राजनीतिक दल का कोई लड़का है युवा नेता, कोई जानता भी नहीं है। उनको यह है कि अगर मैं कुछ धारा के विपरीत बोल जाऊंगा तो 10 लोग कमेंट तो करेंगे, मुद्दा होगा और गर्म होगा। जैसे ये संतोष वर्मा, ये आईएएस है, दलित समाज का है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि 10-20 विधायक इकट्ठा हो गए, तत्काल आपको जानकारी हुई, 24 घंटे के अंदर नोटिस दे देते हैं। कि यही सक्रियता माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कमेटी के लोग तब सक्रियता बरतते जब यह राक्षस संतोष वर्मा हमारी बेटियों पर, बहनों पर कीचड़ उछाला और पूरा प्रदेश हु करके जलने लगा। सभी लोग आपत्ति जताए, धरना प्रदर्शन तक हुआ, लेकिन क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। उससे बड़ी घटना है क्या ये 10-20 विधायक आपस में बैठ लिए? तो उससे बड़ी घटना नहीं है। तो ये जब दो तरह का न्याय व्यवस्था होगी, दो तरह से कार्य करने की व्यवस्था होगी, असंतोष होगा और आरोप झेलना पड़ेगा सरकार को, मुखिया को। अब तक तो उसको जेल के शिकंजे में रहना चाहिए और नौकरी से बाहर कर देना चाहिए मुकदमा कायम करके, लेकिन सरकार नहीं नोटिस ली, वहां भी भाजपा की सरकार है। तो इस तरह के तमाम मुद्दे, जानवर की तरह ब्राह्मण काटे गए हैं।
एफआईआर तक नहीं लिखा गया। यहीं आपके गोमती नगर में कल मैं गया था, एक ब्राह्मण पुत्र की निर्मम हत्या कर दी गई, उसको सुसाइड दिखा करके यहाँ की पुलिस जो है केस को ही खत्म कर दी थी। 4 महीने बाद एफआईआर लाज हुआ है। जब वो विधवा भटकते भटकते ही हुई तब जाकर यही गोमती नगर सरकार जहां बैठती है। तो इस तरह की जब घटनाएं होंगी तो असंतोष व्याप्त होगा। अच्छा, अभी एक हाल में ही एक और वीडियो सामने आया, चंद्रशेखर आज़ाद है जिनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भरे स्टेज पर कैमरों के सामने मनुस्मृति को जला रहे हैं और इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आती हैं। इस पर आपका क्या कहना? हाँ, वो जला देंगे, वो संविधान जला देंगे। अगर थोड़ी सी बात अगर अमेंडमेंट आया तो वो मनुस्मृति क्या जलाएंगे? ऐसे लोग ये काल्पनिक कहे जाएंगे। वो अध्ययन करें और अपने बाप दादाओं से पूछें, जानकारी करें, तो इस तरह का अपराध नहीं करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी दो तरफा उत्तर प्रदेश में आरोपों के घेरे में घिरती जा रही है। एक, ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है, आरोप लगता है कि कथित नाराजगी है ब्राह्मण विधायकों की, इसलिए उन्होंने बैठक की। उसके बाद नाराजगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने आती है। अब दूसरी तरफ से एक आरोप ये लग रहा है कि अभी 25 दिसंबर को जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे, तो अब आरोप ये लग रहा है कि जो तीनों विभूतियों की जो प्रतिमाएं हैं वो तीनों ब्राह्मण हैं। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल, ये AIMIM के प्रवक्ता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि तीनों ब्राह्मण हैं तो उसको ब्राह्मण प्रेरणा स्थल बना लो या पंडा प्रेरणा स्थल कह दो। तो इस तरह से कि बीजेपी कुछ करे तब भी फंसे, कोई नाराजगी हो तब भी फंसे। इसमें तो दोधारी तलवार बीजेपी पे चलती हुई नजर आ रही है। यही लोग समाज के असली शत्रु हैं और समाज में फूट डालने का काम करते हैं। वो तीनों विभूतियां अपने आप में बेजोड़ हैं, उनका कोई जोड़ा ही नहीं है। चाहे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। यह गर्व की बात है हमारे लिए, और कोई गर्व करे न करे, लेकिन मेरे लिए गर्व की बात है कि ये तीनों देश की महान विभूतियां ब्राह्मण कुल से हैं। ये तो ऑटोमेटिक हमको गर्व की अनुभूति होगी। जिन्होंने देश के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, और तीनों ब्राह्मण पुत्र हैं। तो अगर इनका बस चलता ना तो इसको भी काट डालते, उनके समकक्ष लाइए किसी को। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, जब मैं आंकड़े देखता हूं तो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाती है उसमें जो है वो 3 विभूतियां जो है वो तीनों ब्राह्मण समाज से आती हैं। फिर मैं देखता हूं कि अगर आंकड़ों में बात की जाए तो सीधे तौर पर यह पता चलता है, विधायकों की अगर संख्या की बात की जाए तो 42 ब्राह्मण विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त, यानी कि अच्छा खासा प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। फिर जब ये आरोप लगते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है या उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, तब ये आरोप कितने सही मालूम देते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के लिए कर भी रही है, वो दिख रहा है, और दूसरी तरफ ये आरोप भी लगने लगते हैं। ये आपका प्रश्न बड़ा जेन्युइन है और ठीक है, हमारे मन के लायक आपने उठाया है। नैतिक साहस की कमी है हमारे समाज के विधायकों में और सांसदों में। जिस तरह से अन्य वर्ग के सांसद विधायक अपने समाज के पीड़ित जनों के लिए मुखर होकर बोलते हैं, उनका साथ देते हैं, उसको गंभीरता से लेते हैं, उस अनुपात में शून्यता की ओर हमारे समाज के जनप्रतिनिधि हैं। इनको बोलना चाहिए, लेकिन ये वही दब जाते हैं कि हमको जातिवाद का ठप्पा न लग जाए। आप नहीं करोगे तभी जातिवाद के ठप्पा से वंचित नहीं रह सकते। और मेरा कहना है कि आप जनप्रतिनिधि हो, पहले आप भूल जाओ कि मैं किसी जाति का हूँ। आप उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो तो सभी जाति धर्म संप्रदाय वर्ग के पीड़ित लोगों की आप आवाज बनिए, इसलिए वो आपके वोटर हैं। इस दिशा में आप काम करिए। अब सबका करोगे और ब्राह्मण की बारी जब आएगी पीड़ित को न्याय दिलाने की, तो आप इससे डरोगे कि मेरे पर जातिवाद का ठप्पा लगेगा, तो फिर वोट मत लीजिए, उनसे उम्मीद मत करिए। वोट देते समय ब्राह्मण तो यही सोचता है कि मैं अपने भाई को जिता रहा हूँ, वोट दे रहा हूँ कि ये मेरे जरूरत पर खड़ा होगा। और आप जब उनके जरूरत पर खड़ा होकर के न्याय दिलाने की बात आती है तो आप कहते हो कि जातिवाद का ठप्पा लग जाएगा। भाई, सभी जाति के लोग एक विधानसभा में होते हैं, या तो गुण दोष के आधार पर, अच्छा बुरा के आधार पर आप न्याय दीजिए।
आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, लोग आपको इसीलिए चुन करके भेजे हैं। तो ब्राह्मण को न्याय दिलाने में आप जातिवादिता की परिधि में आ जाते हैं, अन्य की मदद करने में जातिवादिता की परिधि नहीं, वो तो आप तब दूसरी हालात रहती है आपकी। तो ब्राह्मण हो, यादव हो, कुर्मी हो, कुम्हार हो, ठाकुर हो, जो भी हो, न्याय के एक तराजू होना चाहिए। आप न्याय की सीट पर बैठाए गए हैं तो आप न्याय करिए, किसी के भी साथ हो। अन्याय कर रहा है उसको दंड दिया जाना चाहिए। अच्छा, बिहार का अभी चुनाव हुआ और बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहां जातिगत राजनीति की जंजीरें सबसे ज्यादा मजबूत रही हैं। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया और लगातार विपक्ष की नेताओं के अगर बयान हम सुनेंगे तो विपक्ष के नेता लगातार जातिगत राजनीति की बात कर रहे थे कि हमको एक बड़ा वोट बैंक हमारे साथ हो जाए तो हमारी नैया पार हो जाए। हुआ क्या कि वहां मुंह भड़ाका विपक्ष गिरा और एनडीए को वहां बहुमत से बहुत आगे सीटें मिल गई। बीजेपी हिंदू की बात करती है, यानी जातियों पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देती है। हिंदू, योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि कटे बटेंगे तो कट जाएंगे। अब यहां पर उत्तर प्रदेश में जहां के मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ हैं, ये भाषण देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उन्हीं की शासन में उन्हीं के विधायक ठाकुर छत्री कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार पे ये आरोप लग रहे हैं। यानी कि जो पार्टी हिंदू की बात कर रही है, जो पार्टी जातिगत राजनीति को पटखनी देकर अभी आ रही है, उसी के राज्य में, उसी की राजनीति में इस तरह के आरोप लगना, यह भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, निश्चित रूप से। और चूंकि यूपी में इस आरोप के घेरे में यहाँ की सरकार है। देखिए, मैं कहा हूँ कि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। कुछ तो सच्चाई है जिसकी वजह से आग उठ रही है। तो सरकार को, सरकार के मुखिया को, पार्टी के मुखिया को संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर ये बात उठ रही है तो इसमें कितनी सत्यता है, और तब निराकरण की दिशा में जाकर के निराकरण उसका करना चाहिए, तो बिखराव नहीं होगा। 27 में चुनाव है, एक बड़ा कार्य है। उसके पहले अगर यह स्थिति रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा के शीर्ष नेताओं को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए, और सिर्फ चेहरा न जात के आधार पर कर्मठशील लोगों को लाएं, कर्मठशील लोगों को जिम्मेदारियां दें। समाज हमसे कटे बटे न, इस तरह के अपने कार्यकर्ता। हालांकि बीजेपी से बड़ा संगठन देश में किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है आज की तारीख में। उनके पन्ना प्रमुख तक हैं, साथ में आरएसएस भी है। इनके एलआईयू नहीं वहां पहुंचेगी जहां इनकी स्वयं की एलआईयू काम करती है। तो हर तंत्र इनका ठीक है। अगर किसी चीज को तो कहते हैं कि इसकी जानकारी नहीं है, जो नज़रअंदाज करते हैं। जानकारी सब है, मीडिया से पहले इनको जानकारी हो जाती है। तो अगर उसे अवॉइड किया जाता है तो नकारा जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। अगर इनको संज्ञान में बात आ रही है तो तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए और उसके निराकरण में जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये सब चीज़ें आती रहीं, क्योंकि जहां बूंद बूंद सागर भरता है वहां छोटी छोटी दिक्कतें फिर आपके लिए पहाड़ बन जाएंगी। अगर ये सब दिक्कतें आती रहीं तो फिर 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या चुनावी भविष्य देखते हैं आप? देखिए, ब्राह्मण कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, और ब्राह्मण की एक विशेषता है, ब्राह्मण कभी अकेले नहीं जाता। एक ब्राह्मण अगर जाएगा तो एक दलित, एक पिछड़ा, एक अन्य जात, मुस्लिम को लेके जाएगा। माहौल बनाता है और बिगाड़ता भी है ब्राह्मण, ये विशेषता है। इसीलिए अपनी संख्या में ये बहुत भारी होता है। अगर खसका भारतीय जनता पार्टी से जो आक्रोश और दर्द इस समय है, अगर भाजपा से खसका तो भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ये दर्द योगी आदित्यनाथ से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? व्यवस्था से है। लेकिन व्यवस्था के सबसे शीर्ष पर तो ये दो नाम है, उत्तर प्रदेश और देश। नहीं, कोई अगर जाएगा चुनाव लड़ने टिकट लेके तो पहले पार्टी किस पार्टी से है, उसके बाद किस जाति से है,
तो जब भी आपको नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी अगर कहीं जा रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, ब्राह्मण महासभा है ना, लेकिन और राजेंद्र नाथ त्रिपाठी कोई आए तो ये बराबरी नहीं कर पाए। तो अगर भेदभाव से ब्राह्मण दुखी है, अपनी प्रताड़ना उपेक्षा तिरस्कार से दुखी है, तो उसका निराकरण पार्टी को करना चाहिए। व्यक्ति नाराज हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्ति भी नाराज न होने पाए। संगठन का ये गुण है। हम लोग भी संगठन चला रहे हैं कि अगर कार्यकर्ताओं में कहीं असंतोष दिखता है तो तुरंत बुला करके समाधान कर देते हैं। उसी तरह से सरकार का कोर वोट बैंक अगर नाराज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसे बुलाना चाहिए। अब मैं अपनी पीड़ा बताऊं, 138 संगठनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सपोर्ट करने का कार्य हम लोगों ने किया था। 22 विधायकों ने थैंक्स लेटर दिया, 11 सांसद ने थैंक्स लेटर दिया, लेकिन भाजपा सरकार का कोई व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद बुला करके वो हमारा सम्मान न करें, माला फूल किसी को न दें, एक कप चाय वो भी वही लोग पिला देते अगर सरकार के पास पैसा नहीं है। एक कप चाय पर बुला करके धन्यवाद तक ज्ञापित नहीं किया गया। इसकी पीड़ा हम जैसे लोगों को है कि तब जरूरत थी तो आप सपोर्ट लिए और जरूरत पूरा हो गई, सरकार आप बना लिए तो धन्यवाद तक भूल गए कि लाइए मैं धन्यवाद तक ज्ञापित कर दूं इन लोगों का। उतने से ही खुश हो जाते लोग, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं। ये तो अवसरबाजिता है ना साफ। ये छोटी छोटी चीजें समुद्र बन जाती हैं। जहां भी बात आएगी हम लोग कहते हैं, कहेंगे। देखिए, नाराजगी तो है, आप जो बता रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि अखिलेश तो दावा करते हैं कि जो अच्छे अगड़े हैं हम उनके भी साथ हैं, और हमने देखिए पद भी सबको दिया, और हम जो है सबकी बराबरी की बात करते हैं। तो उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? कहाँ बराबरी की बात कर रहे हैं? जब उन्होंने पीडीए बना दिया तो अगड़ों के लिए कहाँ जगह दिया इन्होंने। अब ये अलग की बात है कि नौकरशाही आप लगा दिए, चलिए वो क्षेत्र देखिए, उनसे मजदूरी कराइए, यही तो हैसियत आपने रखा है। सम्मान सीट तो घोषित कर दिया आपने, और जो आपके भजन करने वाले लोग हैं, चाटकारता करने वाले लोग हैं, उनको तो नेपथ्य में डाल दिया आपने। आकार रंग में उनको सम्मान दे रहा हूं, क्या वो सम्मान देंगे? अच्छा, एक अभी 9 अक्टूबर को एक बड़ी जनसभा लखनऊ के अंदर हुई थी। लाखों लाख लोग उमड़े। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वो जनसभा की। उस दौरान बसपा के जो सेकंड पोजीशन पे हैं चेहरा सतीश चंद्र मिश्र, वो भी आगे से आगे नजर आए, पूरी व्यवस्था करते नजर आए। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भरे मन से यह आह्वान किया कि भाई ब्राह्मण समाज को भी जोड़ा जाए। इससे पहले भी 2007 में सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की, फॉर्मूला चल भी गया, 206 सीटें आ गई। बताया गया कि ब्राह्मण समाज ने भी बड़ा उनका साथ दिया और सरकार बन गई। तो क्या 2027 में ब्राह्मण समाज एक ऑप्शन के रूप में उनको भी देखता है? ऐसा है, दूध का जला मट्ठा फूंक के पिया जाता है। वो भी सफ़ेद है, वो भी सफ़ेद है। तो एक बार जब दूध से जल गया बिल्ली, तो मट्ठा को भी फूंक करके ही पिएगी। तो एक बार भाग भरोसे सिकहर टूट गया, उसका जस मिल गया इनको, सतीश मिश्रा जी को। 5 साल सरकार रही, किस ब्राह्मण से ये मुलाकात किए? किस ब्राह्मण उत्पीड़न की घटना में या गरीब ब्राह्मण की मदद में ये काम आए? सत्ता का शुभ हो गया, नेपथ्य में रह करके ब्राह्मणों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। ये कभी भी सतीश मिश्रा अब ब्राह्मणों को अपने झांसे में नहीं ला पाएंगे, ये मैं दावा करता हूं आपके सामने। यानी कि बसपा के साथ अब ब्राह्मण नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं, सतीश मिश्रा के कहने पर नहीं जाएगा। अच्छा, 5 ब्राह्मण नहीं जाएंगे। और बहन के कहने पे? बहन जी मुखिया हैं, बुला करके अगर उनको ब्राह्मण की जरूरत है तो ब्राह्मण का सम्मान दिखाएं अपनी पार्टी में, लेकिन सतीश मिश्रा जैसे लोगों को लेकर के नहीं। नेता के तौर पे कैसे देखते हैं उन्हें? देखिए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हों, बहन मायावती जी हों, चाहे क्या नाम है
मुलायम सिंह जी रहे, ये लोग एक अच्छे प्रशासक कहे जाएंगे। छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के टिप्पणियाँ होती रहती हैं, लेकिन सबके शासनकाल अपने में ठीक रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने बताया जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई थी उसको लेकर साफ तौर पे कहा कि इस बैठक में कुछ भी गलत नहीं है, सबको अधिकार है। जब दूसरी जातियां, दूसरा वर्ग बैठक कर सकता है तो फिर ब्राह्मण विधायक बैठक क्यों नहीं कर सकते हैं। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार पर आरोप लगते हैं कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, तो अगर धुआं दिख रहा है तो आग जरूर लगी होगी। वहीं इन्होंने कहा कि इन सब मामलों को अगर जल्दी सुलझाया नहीं गया तो 2027 में बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। ब्राह्मण कोर वोटर रहा है बीजेपी का, बीजेपी के साथ हमेशा से रहा है, उसका साथ दिया है, लेकिन जो नाराजगी है उसको दूर करना भी बेहद जरूरी है। इस पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।